गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो अपन लोगों ने लास्ट क्लास में बॉर्न ओपन हीमर के बारे में पढ़ तो काफ़ी डिटेल्स लिया था। मैंने आप लोगों को बोला था कि डायग्राम पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायग्राम पर आते हैं, तब तक आप लोगों को जो चीज़ बताई थी वो भूल मत जाना क्योंकि काम आएंगी। मैंने आपको बोला था कि एन जो होता है आप इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। और यूज़ किसके लिए कर रहे थे, कहाँ पे, किस एनर्जी में आपको ये देखने को मिला था, ये आपको देखने को मिला था, याद हो तो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में आपको ये देखने को मिला था। फॉर्मूले खोल के बैठ जाना, लास्ट क्लास में जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे, यदि याद ना रहा हो तो। जे को मैंने बोला था घूर्णन क्वांटम संख्या, वैल्यूज़ की भी बताई थी कि कहाँ से शुरू होंगी इनकी वैल्यू। इसकी बताई थी मैंने एन की 1 2 3 से शुरू होती हैं, जे की बताई थी 0 1 2 इस तरीके से शुरू होती हैं। और ये घूर्णन ऊर्जा से रिलेटेड होती है। घूर्णन ऊर्जा में इसका जिक्र हुआ था, ठीक है। इसका जिक्र कहाँ हुआ था, आपका घूर्णन ऊर्जा में। दूसरा देखो वी को आपने बोला था कंपन क्वांटम संख्या। इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होते बताई थी मैंने आप लोगों को, 0 1 2 3 से। और ये कहाँ आपको देखने को मिला था, ये वाइब्रेशनल ऊर्जा, कंपन ऊर्जा में आपको देखने को मिला था। इतनी बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये हम लोग पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, थर्ड टाइम हम लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। आगे देखो, अब मैंने डायग्राम आप लोगों को बोर्ड पे बना दिया है। आप लोगों को बहुत सारे कलर्स दिख रहे होंगे। जहाँ पर ये एन की दिख रही है आपके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। ब्लैक वाले क्या हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हैं। आपके जो रेड वाले हैं ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। और आपके ग्रीन वाले जो हैं ये रोटेशनल हैं। कैसे पता चल रहा है, एन वी और जे से पता चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, आप मेरे को एक चीज़ बताओ, यदि मेरा ट्रांजिशन हो रहा है जे इज इक्वल टू 0 से जे इज इक्वल टू 1 में, ये वाला ट्रांजिशन हो रहा है, ये ट्रांजिशन हो गया। इस ट्रांजिशन के लिए अगर जो एनर्जी चाहिए वो सबसे कम है, आपको ये दिख रहा है, आपको लिखवाया भी था वहाँ पे कि एनर्जी जो सबसे कम चाहिए आपको वो रोटेशन के लिए चाहिए, उसके बाद आपको वाइब्रेशन के लिए, और सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए। इसका मतलब यदि मैं ये एनर्जी देती भी हूँ बाहर से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से उनकी एनर्जी भी है, तो इस एनर्जी की बस की बात नहीं है कि आपको वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी करा जाए, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले इस ट्रांजिशन को आप लोग बोलोगे घूर्णन संक्रमण, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग घूर्णन संक्रमण। इंग्लिश वाले लिखना रोटेशनल ट्रांजिशन, रोटेशनल ट्रांजिशन, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के दो तरीके से नाम बताए थे। एक तो नाम लिखना वहाँ से जहाँ से इस काम के लिए रेडिएशन एब्जॉर्ब हो, और दूसरा बताया था जो ये काम कर रहे हो, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है, तो इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम बोलते हैं क्या, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को SPY शॉर्ट से लिख रही हूँ। आगे देखो, यहाँ से जो यहाँ के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो माइक्रोवेव फील्ड से होती है, इसलिए इसको सबसे कम एनर्जी जो होती है माइक्रोवेव की, सबसे कम तो नहीं, अगर आप लोग देखें UV, विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रो में, इनमें सबसे कम एनर्जी माइक्रोवेव की होती है। यहाँ के लिए जो एनर्जी आपसे ली जाती है वो माइक्रोवेव फील्ड से ली जाती है, इसलिए इसका नाम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लेना। मेरे बोर्ड पे मैं बड़ा नहीं बना सकती, आप लोग चाहो तो 2 पेजेस का यूज़ करके बनाना, पर काफ़ी ऐसे फैला हुआ सा बनाना कि एक एक चीज़ आप अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे साथ के साथ चीज़ें साफ करते हुए जाऊँगी, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं वाइब्रेशनल्स को। मैंने अभी तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर में संक्रमण नहीं कराया है, सारे काम मैं n बराबर 1 में कर रही हूँ, ये बात ध्यान रखना। मैंने वाइब्रेशनल ट्रांजिशन कराया v इज इक्वल टू 1 से v इज इक्वल टू 2। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कोई भी तरीके का ट्रांजिशन करा दूंगा, आगे सारे नियम पढ़ेंगे कि किस किस लेवल में, यानी कि कितना अंतर होना चाहिए, वहाँ पे आपका ट्रांजिशन होगा। अभी वो चीज़ मैटर नहीं करती है, पर थोड़ी देर बाद ही, जैसे ही हम लोग रोटेशन में, वाइब्रेशन में अंदर और डीपली जाएंगे, जो कि सिलेबस का पॉइंट है, वहाँ आप ये चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। आप डायग्राम एज इट इज ही बनाना, आप कोई भी उसमें मत करना। जब आप लोग सीख जाओगे तो पेपर में कुछ भी करना, पर अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग कॉपी में एज इट इज़ नोट डाउन करना है इसको, ठीक है। आगे देखो, मैंने यहाँ पे करवाया v इज इक्वल टू 1 से v इज इक्वल टू 2। मैं से रेड ही कर लेती हूँ। रेड वाला जितना भी काम है ना वो आपका वाइब्रेशन का है। देखो कर दिया ये वाला ट्रांजिशन। अब मुझे बताइए, यहाँ पे जो एनर्जी दे रही हूँ मैं इस वाले से तो ज़्यादा दे रही हूँ। ये देखो एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है,
रेड वाले के लिए जो एनर्जी दी है वो ग्रीन वाले से ज़्यादा दी है, तो ये अपने साथ साथ ग्रीन वाले ट्रांजिशन भी करा सकता है। एक बात यहाँ पे एक चीज़ और रह गई, वो क्या कि जब रोटेशन जब ट्रांजिशन होंगे, यानी कि एनर्जी ही मैंने इतनी दी है कि जब रोटेशन ट्रांजिशन हो, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक ना हो, यहाँ पे किसी भी चीज़ का इंटरफेरेंस नहीं होता, इसलिए इसे हम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ देखो वापस आ जाओ अपने यहाँ पर, मैंने एनर्जी दे दी काफ़ी सारी V1 से V2 में, V=1 से V=2 में ट्रांजिशन के लिए एनर्जी दी, और वो एनर्जी इस ग्रीन वाले से ज़्यादा है, तो ये अपने साथ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन तो कराएगा और रोटेशनल ट्रांजिशंस भी करा सकता है। इसका मतलब ऐसा नहीं पॉसिबल है कि मैं केवल और मैं इतनी सारी एनर्जी दूं और बस मेरे को वाइब्रेशनल ट्रांजिशन मिले, ऐसा पॉसिबल है क्या? जब बाढ़ आएगी तो ऐसा थोड़ी वो अपने साथ बस पानी ही ले जाती है, बीच में आने वाली सारी चीज़ों को उड़ा के ले जाती है ना, तो सेम इसके साथ केस है, हमने एनर्जी इतनी ज़्यादा दी है कि अपने साथ रोटेशनल ट्रांजिशन को भी कराएगा। तो यहाँ पे ये जितने भी संक्रमण होते हैं ना, इसको नाम देते हैं अपन क्या, घूर्णन। संक्रमण को तो नाम दे दिया घूर्णन, कंपन, संक्रमण, इंग्लिश में लिखना रोटेशनल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। समझ में आया हमने यहाँ पे रोटेशनल वर्ड क्यों ऐड किया है? क्योंकि यहाँ पे साथ में रोटेशनल वाला काम भी हो रहा है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। और अब आप लोग तो होशियार हो गए होंगे, इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम भी आप लोग खुद ही लिख सकते हो, क्या हो जाएगा? घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इंग्लिश में लिखना, क्या लिखोगे इंग्लिश में? रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। आप लोगों को याद हो तो इसके लिए जो मैंने आपको एनर्जी फील्ड बताया था, रेडिएशंस बताए थे, कौन से बताए थे? इसके लिए IR रेडिएशंस बताए थे ना, कि इसके लिए जो आपको एनर्जी मिलती है वो IR रेडिएशन से मिलती है, इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो दूसरा नाम होता है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। इतनी बात क्लियर है आप सब लोगों को? आगे आइए, अब मैंने एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दे दी, देखो ये वाली, कि आपके ट्रांजिशन हो रहे हैं, देखो ये ट्रांजिशन हो रहे हैं ब्लैक वाले। यहाँ पे एनर्जी कितनी ज़्यादा चाहिए? सबसे ज़्यादा एनर्जी डायग्राम इसमें लाइन की लंबाई देखो, सबसे ज़्यादा लाइन की लंबाई यही है, यानी कि एनर्जी सबसे ज़्यादा यही है। अगेन इतनी ज़्यादा एनर्जी दी है तो ये कम एनर्जी के काम तो अपने साथ करवा के लेके जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस यदि हो रहे हैं तो वहाँ रोटेशनल ट्रांजिशन भी होंगे और वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस भी यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो देखो इसको आपने बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण या इंग्लिश वाली लिखना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम तो एक तो होगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरे इसके लिए ये जो एनर्जी इसको मिलती है ना वो मिलती है कहाँ से? यूवी से, इसलिए यूवी और विजिबल फील्ड से मिलती है, इसलिए इसका जो दूसरा नाम होता है यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। इतनी बातें आप सब लोगों को क्लियर हो गई होंगी, बहुत ईजी सी चीज़ है, बस आपको ये नाम देना सीखना था इस डायग्राम से। और दूसरी ये कि यहाँ पे तो आपको प्योर मिलेंगे पर बाकी दो आपको प्योर नहीं होंगे, यहाँ पे कंपन के साथ साथ घूर्णन भी मिलेंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ कंपन भी मिलेंगे और घूर्णन भी मिलेंगे। ये बहुत ज़्यादा जटिल स्पेक्ट्रा आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों में से एक ने ही क्वेश्चन पूछा था कि मैम क्या ये घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में फार इंफ्रारेड फील्ड से फार IR जो क्षेत्र है अपना वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो सकता है या नहीं? तो देखो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, क्या? यदि आप लोगों को याद हो ये चीज़ें ऐसे की ऐसे नोट डाउन कर लेना। देखो मैंने आप लोगों से कहा था कि अपनी जब आप आगे रोटेशनल पढ़ोगे ना तो रोटेशनल के लिए आपके पास एनर्जी आती है VJ+1, इतनी एनर्जी आपको मिलेगी। पूरा फॉर्मूला अपन लोग ड्राइव करेंगे। यहाँ से जे तो आपका घूर्णन क्वांटम संख्या हो गया, ये तो मैथमेटिकल नंबर है तो आपको तो अब प्रोपोर्शनल के साइन लगाना आता ही है, यानी कि EJ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा B के। आगे ही आप लोग एक
फॉर्मूला पढ़ोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण का कि आई आपका बराबर होता है म्यू आर स्क्वायर के। म्यू यहाँ पे आपका होता है समानित द्रव्यमान रिड्यूस्ड मास। म्यू आपका होता है समानित द्रव्यमान, इंग्लिश में लिखना रिड्यूस्ड मास। अब यहाँ देखो, यहाँ से मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ कि यदि म्यू बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा मेरा, यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के। ठीक है, अब हाँ एक और फॉर्मूला है क्या कि बी जो होता है, ये जो रोटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है h/8π² आई इंटू सी। ठीक है, यहाँ से आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आ गया, पर यहाँ से देखो बाकी की सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। आई और बी के बीच में आपको ये रिलेशन दिख रहा है कि नहीं, आई आपका नीचे लिखा हुआ है, यदि आई को बढ़ाओगे तो बी कम होगा, यानी कि बी और आई एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को साथ में मिला के लिखूँ तो इस तरीके से लिख सकती हूँ कि नहीं, ई जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आई के, और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के। आई और म्यू तो एक दूसरे के सामने ही ना, दोनों ही नीचे है ना, ऊपर नीचे लिखते तब व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, और आमने सामने लिखते हैं तो समानुपाती बोलते हैं। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है। अब आप देखिए अल्टीमेटली जो आपकी एनर्जी है वो म्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई कि नहीं हो गई। यहाँ से जो मेरे काम की चीज़ है वो मैंने निकाल के लिख ली कि आपका जो एनर्जी है, रोटेशनल लेवल्स की एनर्जी है, वो समानित द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यदि मान लीजिए आपका जो पिंड है वो काफ़ी हल्का पिंड है, लाइटर एलिमेंट है आपके पास एलिमेंट है लाइटर, तो लाइटर एलिमेंट के लिए यदि यहाँ पे म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसके लिए एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिए क्या कि जब आप इस तरीके से बनाते हैं, ये यूवी हो गया, ये आपका विजिबल, ये इंफ्रारेड, ये माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव के पास वाले एरिया को आप लोग बोलते हो क्या, फार इंफ्रारेड। तो माइक्रोवेव से भी ज़्यादा एनर्जी किसकी है, फार इंफ्रारेड की है। तो हाँ, लाइटर एलिमेंट्स के लिए आपका एब्जॉर्प्शन फार इंफ्रारेड से हो सकता है, लेकिन इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। यदि पेपर में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आता है और वहाँ पे आपको माइक्रोवेव कहीं भी ना दिखाई दे, यदि ये कहीं ना दिखाई दे, तब उस कंडीशन में आप लोग फार IR बोल सकते हो, या फिर आपको वो क्वेश्चन इस तरीके से करके दे कि फार IR में हो सकता है या नहीं, तब बोलोगे हाँ लाइटर एलिमेंट्स के लिए फार IR फील्ड से रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे कोई ऐसे ही कोई पूछ ले, कोई टीचर आपसे पूछे वाइवा में, या आपका कोई फ्रेंड पूछे कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का फील्ड क्या होता है, तब आपको आंसर देना है माइक्रोवेव फील्ड से हम उसके लिए एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं। यहाँ पे आपका बॉर्न ओपेनहीमर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको अपने को काफ़ी डिटेल से पढ़ना है। यहाँ आप लोग ना एक बात याद रखना, ये यूनिट आपकी काफ़ी लेंथी है, आप खुद ही देख रहे होंगे इसकी जो ये हमने पृष्ठभूमि बनाई है। यहाँ पे अभी पहले हमने बॉर्न ओपेनहीमर पढ़ा, बॉर्न ओपेनहीमर में आने के बाद ये आपको 3 चीज़ें और सीखने को कह गया डिटेल में, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। तो आप लोग पेशेंस रखना, ये यूनिट टाइम लेगी पर ये यूनिट ईजी बहुत है। ठीक है, चलो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करते हैं हम लोग। आप लोग, मैं लिखूं तब तक आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिखें कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का फील्ड क्या होगा और उस फील्ड की वजह से उसका नाम क्या होगा। काफ़ी बार पढ़ चुके हैं तो बिना देखे लिखना एक बार, जिससे आप लोगों का साथ के साथ रिवीजन हो जाए। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कॉपी में हेडिंग डालना, हिंदी वाले डालना घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और मेरी मानो तो हिंदी मीडियम वाले दोनों ही हेडिंग नोट डाउन करना, क्योंकि अब आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स याद करें तो अच्छी बात है, इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है और आगे चल के आपको इंग्लिश में ही पढ़नी है सारी चीज़ें।
देखो देखा आप लोगों ने कि रोटेशन के लिए क्या होगा, यानी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा, कौन सी फील्ड की इसमें ज़रूरत है और उस फील्ड की वजह से इसका नाम क्या होता है। देखो मेरे साथ साथ अब आपने जो नोट डाउन किया वो सही था कि नहीं। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब यदि मैं सैंपल पे इस काम के लिए जो एनर्जी ज़रूरत है उसको डालूं तो वहाँ पे क्या होगा, घूर्णन होने लगेगा, रोटेशन वहाँ पे होने लगेगा, इसलिए इसको नाम दे दिया रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो हो रही है आपकी माइक्रोवेव फील्ड से, इसलिए इसको नाम दे दिया हमने क्या, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे डिटेल में पढ़ें उससे पहले आप लोगों को ये तो पता हो कि क्या सभी तरीके के सैंपल आपके घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी देंगे या फिर कुछ इसके भी विशिष्ट नियम हैं, कुछ रूल यहाँ पे लगेंगे। देखो आप लोग यहाँ पे एक और छोटी सी हेडिंग, सब हेडिंग डालना, क्या, कंडीशन फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आवश्यक शर्तें। ये आपको किसी अपनी बुक में तो नहीं मिलेगा, इसलिए इसको नोट डाउन कर लें। घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आवश्यक शर्तें। इंग्लिश में लिखना, कंडीशन फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो सबसे पहली बात, जिस भी सैंपल के लिए आप घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हो वो आपका गैसियस सैंपल होना चाहिए। कैसा सैंपल होना चाहिए, गैसीय अवस्था में होना चाहिए आपका सैंपल, क्योंकि घूर्णन जो है वो द्रवों में और ठोसों में तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, ये जो गैसीय अवस्था में आपने सैंपल लिया है इसके पास आपका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होना चाहिए। आप लोग हिंदी में बोलना, परमानेंट की हिंदी क्या होगी, स्थायी, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। हिंदी में लिखना, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, CU के एंट्रेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में बस एक बार इतना सा क्वेश्चन आया था कि S2 जो है आपका, आपने भी रमन तो नहीं पढ़ी है, वहाँ पे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का केस आया था कि S2 आपका रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। मैं यहाँ पे आपको बस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन तो रिपीट होते नहीं है, कि S2 आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी, घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी देगा या नहीं देगा। S2 का डाइपोल मूवमेंट कितना होता है, 0 होता है, 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा आपका, इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि कोई भी यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं मिलने वाली है। ये दोनों शर्तें आप लोगों को क्लियर है। अब आगे देखो, हम लोग आते हैं, एनर्जी निकालेंगे हम लोग कि घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हर एक एनर्जी लेवल की एनर्जी कितनी होती है, क्योंकि पहले हमें एनर्जी पता होगी तभी तो हम सिलेक्शन रूलों को सीखेंगे। ट्रांजिशन कराओगे किसके बीच में यदि आपको एनर्जी लेवल की एनर्जी नहीं पता तो। देखो हेडिंग आप लोग नोट डाउन करना, एनर्जी या ऊर्जा, एनर्जी ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल, हिंदी में लिख लेना, घूर्णन ऊर्जा स्तरों की एनर्जी। इसकी जो अच्छी सी हेडिंग है वो मैं आपको बुक में से देख के बता दूंगी, और जो कंसेप्ट से हेडिंग है वो यही रहेगी, घूर्णन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा। ठीक है, अब देखो इसके लिए आपको देखना है डेरिवेशन। इसकी मैं आपको हेडिंग में ये भी देखा होगा, द्विपरमाणविक अणु के लिए, आई थिंक आपकी बुक में इस तरीके से दिया हुआ है, ये द्विपरमाणविक अणु या रिजिड रोटेटर दृढ़ गुणक, द्विपरमाणविक दृढ़ गुणक के लिए
दृढ़ घूर्णक के लिए घूर्णन ऊर्जा, अच्छी सी हेडिंग ले लो, ठीक है। अब देखो हेडिंग का काम हो गया, आगे आओ द्विपरमाणविक अणु ले लेते हैं कोई हम। ये आपका द्विपरमाणविक अणु है, हो गया आपके 2 परमाणु, इसका द्रव्यमान मैंने मान लिया m1, इसका द्रव्यमान मान लिया मैंने m2, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, r है। यहाँ पे एक शब्द आपके पास आया है दृढ़ घूर्णक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिजिड रोटेटर। क्या होते हैं रिजिड रोटेटर, किसको बोलते हैं, याद है नहीं आप लोगों को? देखो रिजिड रोटेटर वो होता है जब मैं इसे घुमाऊं और घुमाने से इसकी बॉन्ड लेंथ में कोई भी चेंज ना आए, घुमाने के बाद हर एक चक्कर में बॉन्ड लेंथ यदि r हो तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, रिजिड रोटेटर, ठीक है। तो ये मैंने वही रिजिड रोटेटर लिया है, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ r में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अच्छा, कोई भी चीज़ घूमती है अपने गुरुत्व केंद्र के चारों तरफ, ये मैंने इसका गुरुत्व केंद्र c ले लिया और गुरुत्व केंद्र के लंबवत वो घूमेगी, ठीक है। इस तरीके से आपका कोई द्विपरमाणविक अणु है तो उसका ये गुरुत्व केंद्र है, तो इस गुरुत्व केंद्र के लंबवत क्या होगा, ये गुरुत्व केंद्र के लंबवत, ये मान लो ये सीमा से होकर जा रही है ये, और ये इसी तरीके से इसके चारों तरफ ही तो घूमेगी, तो ये वही केस है, ठीक है। गुरुत्व केंद्र के चारों तरफ ये घूम रही है, गुरुत्व केंद्र से दोनों की मैंने दूरी लिख ली, ये आपकी r1 है और ये आपकी r2 है। यहाँ से 2 चीज़ें आप लोग नोट डाउन करना कि जो टोटल r हो गया, अब आपका जो टोटल r है, टोटल r हो गया आपका r1 प्लस r2, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना। और जो आघूर्ण है गुरुत्व केंद्र से यदि मैं आघूर्ण देखूँ तो m1 r1 आपका बराबर हो जाएगा m2 r2 के, ठीक है। ये दोनों चीज़ें नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे जड़त्व आघूर्ण। आप लोगों में से कौन बताएगा यहाँ पे कि जड़त्व आघूर्ण होता क्या है? देखो आप लोग तो नहीं बताओगे, लाइव क्लासेस तो ये है नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं तो यहीं देख लो। जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं हम लोग mr² को, ठीक है। यहाँ पे जो r जो डिस्टेंस होती है ना, उस केंद्र से डिस्टेंस लेते हैं जहाँ से इसको हमने घुमाया है। इस पिंड को घुमा रही हूँ तो इस केंद्र से इसकी दूरी r1 है, तो यदि मैं उससे समेशन को खोल के लिखूँ, समेशन का मतलब एडिशन होता है, तो m1 के लिए हो जाएगा m1 r1² और इस m2 के लिए हो जाएगा ये m2 r2²। I आपका है जड़त्व आघूर्ण, इंग्लिश में लिख लेना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब यहाँ देखो मैं इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या, r² को मैंने पूरी तरीके से खोल के लिख दिया है और इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आ जाओ मेरी इक्वेशन नंबर 2 पे। इक्वेशन नंबर 2 में देखो, एक सेकंड रुको, इक्वेशन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है m1 r1 बराबर है m2 r2 के। तो मैं क्या करूँगी इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में भी आपको दिख रहा होगा m1 r1, ये देखो दिख गया m1 r1। तो इक्वेशन नंबर 3 में मैं m1 r1 की जगह पर m2 r2 रख दूँगी। रखो यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, समीकरण नंबर 2 व 3 से। देखो I इज इक्वल्स टू m2 r2 r1 प्लस, अब दूसरा देखो ये आपका m2 r2 है जो मैंने डैश मार्कर से अंडरलाइन किया है, और ये भी आपका m2 r2 और m2 r2 किसके बराबर दिया हुआ है m1 r1 के। पुट करो, क्यों कर रहे हैं देखो अभी पता चलेगा आपको, अभी पता चल जाएगा कि ये सारे काम हम कर क्यों रहे हैं। m1 r1 r2, यहाँ से ये जो कॉमन चीज़ें हैं ना उनको ले लो, कॉमन जो चीज़ें हैं, तो यहाँ से आपका कॉमन आया है r1 r2, और जो कॉमन नहीं है उनको ब्रैकेट में लिख दो और इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देगा तो उस एग्ज़ाम में आपको m1 भी नोन होगा, m2 भी नोन होगा और ये बॉन्ड लेंथ, ये तीनों चीज़ें आपको नोन होंगी, पर ये r1 और r2 जो है ना ये अननोन होगी। और हम कोई भी फॉर्मूला जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे कभी आपने कोई अननोन चीज़ देखी है क्या जिस चीज़ की कोई डेफिनेशन ही ना हो? ऐसा है, होता नहीं है ना। अभी भी मेरे जो उस डेरिवेशन में जड़त्व आघूर्ण का डेरिवेशन ही चल रहा है, अभी भी आपका एनर्जी का तो आया नहीं है।
यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें अननोन है और मुझे ये अननोन चीज़ें हटानी है। ये सारा काम उसी के लिए हो रहा है। देखो किस तरीके से करेंगे। मैं यहाँ से इसको हटाऊँ, इस इक्वेशन नंबर 4 को मैं इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देती हूँ, जिससे आपको क्लियरली शो हो। देखो यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 से देखो, इक्वेशन नंबर 1 को क्या मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ, R1 इज इक्वल्स टू R माइनस R2। R1 की वैल्यू निकाल ली यहाँ से R माइनस R2, और यहाँ इसी तरीके से R2 की वैल्यू निकाल लो। इस दोनों इक्वेशन को कंबाइनली नाम दे देना इक्वेशन नंबर 4, सॉरी इक्वेशन नंबर 5। इनको तो अपने अकॉर्डिंग कर लेना अगर आगे पीछे मेरी हो जाती है तो, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, इक्वेशन नंबर 5 को देखो और इक्वेशन नंबर 2 को देखो। इक्वेशन नंबर 2 मैं सामने लिख रही हूँ, देखो M1 R1 आपको दिया हुआ है M2 R2 के। अब मैं यहाँ पे R1 की वैल्यू को यहाँ से लिखती हूँ, लिखो R1 की वैल्यू R माइनस R2 है, लिखो वहाँ पे R1 की वैल्यू R माइनस R2 M2 R2। सॉल्व करो इसे, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, आपके पास आया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास R2 वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ, ये आएगा, और यहाँ से R2 कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, खुद ही करना ये चीज़ है, बाद में नोट मिलाना मेरे से, जिससे आपका साथ के साथ रिवीजन हो जाए। R2 आपका आएगा M1 R ओवर M1 प्लस M2, ठीक है। और इस इक्वेशन को नाम दे दो आप लोग इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पे देखो आपने R2 निकाल लिया, और R2 जब आपने निकाला है तो यहाँ पे सारी चीज़ें नून में निकाली हैं। चलो भाई मेरा R2 का काम तो यहाँ पे हो गया। अब मैं इस किसी भी तरीके से R1 और लिया हूँ, किसी भी तरीके से क्यों लाऊँ मैं, इसी भी तरीके से लाऊंगी मैं, हर बार नया तरीका क्यों बनाऊँ मैं। तो देखो मैं इसको यहाँ से हटाऊँ अब, ठीक है। देखो अगेन M1 R1 बराबर M2 R2 है आपका। अब इस बार मैं R2 की वैल्यू को पुट कर रही हूँ यहाँ से, देखो M2 R माइनस R1। सॉल्व करो, देखना मत, अपने आप करना, बाद में मैच करना। ये देखो आ गया आपका इक्वेशन नंबर 7 में R1 की वैल्यू, सारी नोन टर्म्स में R1 और R2 को यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। करो, मैच कर लेना, चीज़ें सही तो चल रही है ना आप लोगों की, लास्ट में जाके बोलो फॉर्मूला सिमिलर नहीं आया। अब मैं R1 लिखना यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 4, 6 एंड 7, हिंदी में लिखना समीकरण नंबर 4, 6 व 7 से, या फिर एक और लाइन लिख सकते हो, समीकरण नंबर 6 व 7 से क्रमशः R1 और R2 की वैल्यू समीकरण नंबर 4 में रखने पर रख दो। इतनी हिंदी इतना ज़्यादा मत लिखना, आपका पेपर लेंदी आता है काफ़ी, बाकी आपकी चॉइस सही है। R1 की वैल्यू आपके पास है M2R ओवर M1 प्लस M2, R1 की हो गई, R2 की लिखो M1R ओवर M1 प्लस M2, और बची हुई लिख दिया मैंने M1 प्लस M2। अब यहाँ कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या आपको, देखो M1 प्लस M2 से M1 प्लस M2 कैंसिल आउट हो गया, रेस्ट जो है उसको एज इट इज़ लिख दो, अच्छे से लिख दो, मतलब सारी M वाली टर्म्स एक साथ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो इस वाली चीज़ को देखना, इसी को बोलते हैं आप लोग समानित द्रव्यमान म्यू, और इस इक्वेशन को नाम दे देना इक्वेशन नंबर 8, और साइड में लिखना आप लोग म्यू इज इक्वल्स टू
m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, पूरी केमिस्ट्री में यही रहेगा, ऐसा नहीं केवल यहाँ इस द्रव्य गुणक के लिए ऐसा रहेगा। और ये लिखना, ये आपका है सामान्य द्रव्यमान। जब मैं अभी आपको उसमें बता रही थी ना बॉर्न ओपेनहीमर में, वही चीज़ें आ रही हैं आपकी सारी, देखो इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 तक सबको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो हम करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग बताइए मुझे कि घूर्णन करते हुए पिंड का कोणीय संवेग क्या होता है। आप में से कुछ लोग मैथ्स के भी होंगे, मुझ तक आवाज़ नहीं आएगी, पर आप लोग बोलना एक बार कि घूर्णन करते हुए पिंड का कोणीय संवेग कितना होता है। बोल दिया, आप मेरे से देखना आपका सेम आया है क्या, कि कोणीय संवेग जो होगा जिसको रिप्रेजेंट करते हो आप लोग एल से, ठीक है, ये होता है आपका आई इंटू ओमेगा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 9, जहाँ पर आई आपका वही अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और ओमेगा आपका कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी है। कोणीय वेग इंग्लिश में लिख लेना एंगुलर वेलोसिटी, और कोणीय संवेग को इंग्लिश में लिख लेना एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है इतना। अब ये जो आप कोणीय संवेग पढ़ते हैं ये आपका होता है चिरसम्मत यांत्रिकी में, चिरसम्मत यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है। पर अपने को ये जितनी भी एनर्जी लेवल हैं वो क्वांटिसाइज्ड भी तो थे। तो क्वांटम केमिस्ट्री क्या कहती है कि क्वांटम के अकॉर्डिंग आपका ये जो कोणीय संवेग होता है बराबर होता है √J इंटू J+1 इंटू h/2π। ठीक है, याद कर लेना, ये चीज़ें नहीं है आपके लिए कि क्वांटम के अकॉर्डिंग कोणीय संवेग की वैल्यू आपके पास होती है √J J+1 इंटू h/2π। और अगर हम क्लासिकल में बात करें तो क्लासिकल में कोणीय संवेग होता है आपका I इंटू ओमेगा। इतना काम कर क्यों रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। मुझे ये बताओ घूर्णन करते हुए पिंड की एनर्जी कितनी होती है। तो घूर्णन करते हुए पिंड की जो एनर्जी होती है आपकी आती है I = ½ I ω²। यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि मैम हमें ये वैल्यूज इतनी सारी आपने बता दी, याद कैसे होंगी। अब देखो मैं इसे याद करने का भी तरीका आपको यहाँ साथ के साथ बता देती हूँ। याद करने का तरीका तो मैं इसका भी बता देती, बशर्ते आपको रेखिक संवेग पता हो जिसको आप P से रिप्रेजेंट करते हैं। रेखिक संवेग आप रिप्रेजेंट करते हो P से, और P आपका होता है m इंटू वी के। याद है आपको रेखिक संवेग। अब ये मत बोलना कि मैम हम में से कुछ बायो के हैं और बायो वालों ने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा क्योंकि उनके पास फिजिक्स नहीं है। 11th-12th में तो थी, जिसको याद है ना वो लोग ट्रिक बना सकते हैं, जिसको नहीं है वो अब बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, अब तो पढ़ लिया आपने। रेखिक संवेग आपका होता है m इंटू वी। कोणीय संवेग में आपका द्रव्यमान बदल जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, वेलोसिटी या अपनी जो भी चीज़ है रेखिक की सारी चीज़ कोणीय में बदल जाती है। इसको यदि रेखिक वेग बोलते हैं तो कोणीय वेग को ओमेगा बोलते हैं, I इंटू ओमेगा बन गया, और ये चेंज हो जाता है आपका L में। इसी तरीके से रेखिक पिंड की यदि हम एनर्जी निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी ½ mv²। करो इसे कोणीय में, m चेंज होगा आपका I में और v चेंज होगा आपका ओमेगा में। फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, ½ I ω²। तो यही चीज़ तो हम लोगों ने लिखी है, एनर्जी आपकी हो गई ½ I ω²। ठीक है, क्लियर है इतना। आगे देखो, यहाँ पे मैं ऊपर और नीचे इस वाली इक्वेशन में ऊपर और नीचे I का मल्टीप्लाई करती हूँ। करो, आपके पास एनर्जी होगी ½ I ω²। कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि दोनों कट के अल्टीमेटली होंगे, तो एक ही ऊपर नीचे किया है। अब मेरे पास ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, देखो एनर्जी आपकी हो जाएगी ½ I² ω² I इंटू ओमेगा। देखो इस चीज़ को मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ, ठीक है। I इंटू ओमेगा को मैंने L नाम दिया है, लिखो L²। यहाँ पे भले डाल देना इसे इक्वेशन नंबर 11 और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 11। ठीक है, क्लियर है। इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 12। इसको ब्रैकेट में इस तरीके से बंद कर दो। पर मुझे ये चीज़ें तो क्वांटम में चाहिए ना, क्वांटिसाइज करनी है मेरे को एनर्जी। तो क्वांटम में एनर्जी जो आपका कोणीय संवेग है वो इतना है, पुट कर दो इसकी वैल्यू, मैं सामने पुट कर रही हूँ। देखो
अब आप लिखना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 एंड 12, फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 12 आपके पास क्या आने वाला है, एनर्जी आपकी आ गई। यहाँ ईजे लिख लेना क्योंकि सारी चीज़ें जो आपकी हैं वो रोटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड है, सॉरी रोटेशनल क्वांटम नंबर पर डिपेंड है। तो यहाँ से आपके पास आएगा ये √j+1 h/2 होल स्क्वायर। क्लियर है? इतना सिंपल वैल्यू पुट की है, आंसर सॉल्व करो उसको। ईजे आपके पास आएगा 1/2i j+1, देखो मैं इसको इस वाली h/2 को पहले लिख लेती हूँ। ये सारी चीज़ें क्लियर है वो आपको? देखो इसको और अच्छे से सॉल्व करके लिख लेते हैं। और इस इक्वेशन को नाम दे दो 13। यहाँ से ये जो आपकी एनर्जी आती है ये जूल में आती है, यहाँ से ये जो एनर्जी आती है आपकी जूल में आती है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितनी भी हम एनर्जी देखते हैं ना वो सारी सेंटीमीटर इन्वर्स में देखते हैं। आई थिंक मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि हम जूल को सेंटीमीटर इन्वर्स में किस तरीके से बता सकते हैं। नहीं बताया, देखो यहाँ पे एक बार और देख लो, मुझे याद नहीं है पर हम लोग रिपीट कर लेते हैं उस चीज़ को। मैंने बोला कि जूल को हम सेंटीमीटर इन्वर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब जूल और सेंटीमीटर इन्वर्स कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से मैच खानी चाहिए। ऐसा थोड़ी है आप बात कर रहे हो किसकी, दूरी की, और वहाँ पे यूनिट लगा रहे हो आयतन की, ऐसा थोड़ी होता है। दूरी की है तो दूरी की ही यूनिट्स लगाएंगे, तो एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट्स लगाएंगे। अब बस यहाँ पे आपको इसका कंसेप्ट और सीख लो। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा पर सीख लो, 1-2 मिनट का खेल है। ये याद करो, ये चीज़ें बताई थी मैंने आपको, ये भी बताया था मैंने आपको। इसको मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ 1/λ, इसी को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे बोलते हैं हम लोग वेव नंबर। क्लियर है इतना? लिखो। अब यहाँ देखो Sc तो कांस्टेंट हो गया और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू बार के आया कि नहीं आया, यानी कि एनर्जी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई वेव नंबर के, यानी कि जो वेव नंबर का यूनिट होगा वो यूनिट हम एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं। वेव नंबर के यूनिट देखो, वेव नंबर आपके पास था 1/λ के बराबर, और लैम्बडा क्या है, दूरी। दूरी में यदि मैंने इसकी यूनिट सेंटीमीटर मानी, यानी कि न्यू बार आपके पास हो गया 1/सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। इसका मतलब मैं एनर्जी को सेंटीमीटर इनवर्स में भी व्यक्त कर सकती हूँ। अब मुझे यहाँ पे ये एनर्जी चेंज करनी है सेंटीमीटर इनवर्स में, तो कुछ मत करना, बस hc का भाग दे देना। अगर आप यहाँ से चीज़ें समझ पा रहे हो तो देखो, जो लोग कंसेप्ट को देखना चाहते हैं ना वो यहाँ से देखो। आपके पास एनर्जी थी Sc/न्यू बार, और मुझे केवल न्यू बार चाहिए। न्यू बार कितना होगा, E/Sc, यानी कि यदि मैं जूल वाली राशि में hc का भाग दे दूँ तो मेरे पास सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा। वही काम मैं यहाँ कर रही हूँ, E/hc मैंने कर दिया, तो दोनों तरफ ही करूँगी। करो। अब यहाँ देखो जो भी कट पिट रहा है उसको काट दो और बचा हुआ लिख दो। यहाँ पे E/hc को आप E बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तरंग संख्या में जैसे बार लगाया था ना, ऐसे अब वहाँ पे भी बार आ जाएगा, और ये आपके पास EJ बार की वैल्यू आ जाएगी कितनी, h/8π²IcJ+1, इक्वेशन नंबर 14। अब यहाँ देखो ये जो है घूर्णन क्वांटम संख्या के अलावा जितने भी टर्म्स हैं इन सबको हम बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं B से, जो मैंने आपको बॉर्न ओपेनहीमर में लिखाया था J+1, ये चल तो सारा सेंटीमीटर इनवर्स में रहा है। और यहाँ पे ये जो B होता है, B को बोलते हो आप लोग घूर्णन स्थिरांक, इंग्लिश वाले लिखना रोटेशनल कांस्टेंट, रोटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, रोटेशनल कांस्टेंट। B की वैल्यू को भी यहाँ साथ के साथ नोट डाउन कर लेना। इसकी वैल्यू आपके पास h/8π²IC और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स।
इस तरीके से आपकी पूरी एनर्जी आ जाएगी। अब देखो आप डिफरेंट लेवल की एनर्जी कैसे निकालोगे। यदि जे की वैल्यू, उससे पहले एक चीज़ और सीखो, यदि आपके पास एग्जाम में एनर्जी या रोटेशनल कांस्टेंट सेंटीमीटर इनवर्स में है तो आप इस चीज़ का यूज़ करोगे, और यदि वो जूल में है तो जूल के लिए क्या करना, बी में जूल के लिए जैसे हमने जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में बदलने के लिए एससी का भाग दिया था, तो सेंटीमीटर इनवर्स को जूल में बदलने के लिए मैं क्या करूँगी, जो सेंटीमीटर वाली राशि है ना उसमें एचसी का मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, इतना तो आप लोग कर लेते होंगे। अब यहाँ देखो मुझे डिफरेंट लेवल की एनर्जी चाहिए, तो एक बार जीरो एनर्जी लेवल के लिए जे की वैल्यू 0 पुट करूँगी, फिर फर्स्ट के लिए जे की वैल्यू 1, 2 के लिए 2 पुट करो, एनर्जी निकालो, मैच करो। देखो जे की वैल्यू 0 पुट करो, जे की वैल्यू 0 पुट करने से आपके पास यहाँ भी 0 हो जाएगा, b इंटू ज़ीरो प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। जे की वैल्यू 1 पुट करो, E1 हो गया, और E1 की वैल्यू आई v इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2b सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट्स को मत भूल जाना, डे 1 से बोल रही हूँ मैं, फिजिकल केमिस्ट्री में या कहीं पर यदि यूनिट्स है तो यूनिट्स का बहुत बड़ा खेल होता है। आपको क्वेश्चन देगा जूल में, पूछ लेगा सेंटीमीटर इनवर्स में, आपने यूनिट्स लगाने की आदत नहीं डाली तो आप जूल में ही करते चले जाओगे और फ्लो में मारे जाओगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 6b सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरीके से आगे की एनर्जीज भी आप अब निकाल सकते हो, करते रहो, कितना भी कर लो। बारह भी सेंटीमीटर इनवर्स। अब इनको यदि मैं एनर्जी लेवल्स को डायग्राम में शो करूं तो डायग्राम किस तरीके से आएगा मेरे पास, देखो डायग्राम हो गया, पहला J इज इक्वल टू 0 पर एनर्जी 0, J इज इक्वल टू 1 पर एनर्जी 2b सेंटीमीटर इनवर्स, J इज इक्वल टू, देखो J इज इक्वल टू 2 पर आपकी 6b सेंटीमीटर इनवर्स, J इज इक्वल टू 3 पर 12b सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है आप सब लोगों को। अब आप लोग किसी भी एनर्जी लेवल की एनर्जी को निकाल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो अपन लेक्चर देखेंगे ना उसमें देखेंगे कि हम जो संक्रमण कराएंगे यानी ट्रांजिशन कराएंगे वो किन किन एनर्जी लेवल्स के बीच में कराएंगे, क्या कोई शर्त तो होती भी है या नहीं होती। ठीक है, तब तक आप लोग ये एनर्जी लेवल वाले कंसेप्ट तक ढंग से पढ़ के रखना, काम आएंगे ये सारी चीज़ें। अब आप बार बार पीछे कॉपी के पेज खोल के देखोगे तो गड़बड़ होगी, याद कर लेना, साथ के साथ याद कर लोगे तो बात का काम बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब।